AI जज और 90 मिनट की मोहलत। एक ऐसा मुस्तकबिल जहां इंसाफ नहीं बल्कि कंप्यूटर ये फैसला करता है कि आप जिएंगे या मरेंगे। क्रिस प्रैट एक ऐसे डिटेक्टिव के रूप में जिसे अपनी ही बीवी के कत्ल के इल्जाम में अपनी बेगुनाही साबित करनी है, वरना मौत यकीनी है। क्या क्रिस इस डिजिटल जाल से निकल पाएगा या सिस्टम की एक गलती उसकी जिंदगी खत्म कर देगी? तो फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि लॉस एंजल्स के अंदर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। लोग आए दिन दंगा फसाद करते रहते थे, जिससे शहर की जेल पूरी तरह से भर चुकी थी। लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा था, या यूं कहें कि क्रिमिनल्स का अत्याचार इस कदर बढ़ चुका था कि इनको संभालते संभालते कई अफसर मारे जा चुके थे। अब ऐसी मुश्किल घड़ी में लॉस एंजल्स की सरकार एक अहम कदम उठाती है। दरअसल दोस्तों, लॉस एंजल्स की सरकार AI दोबारा एक ऐसी कोर्ट बनाई थी जिसके जरिए कोई भी गुनहगार बच नहीं सकता था। इसको नाम दिया जाता है मर्सी कोर्ट। इस कोर्ट में क्रिमिनल्स को एक चेयर पर बिठाया जाता है और उनसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसा कि क्रिमिनल्स के पास सिर्फ 90 मिनट होते थे। अगर क्रिमिनल्स इन 90 मिनट के अंदर अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाए तो इसे मर्सी चेयर की वजह से उसकी तुरंत मौत हो जाती है, यानी फैसला ऑन द स्पॉट। बताया जाता है कि लॉस एंजल्स के अंदर जब से मर्सी कोर्ट का कॉन्सेप्ट आया है ना, तब से वहां का क्राइम रेट घटकर 68% तक घट चुका था। अब बारी थी एक ऐसे शख्स की जिसका नाम था क्रिस रमन। क्रिस एक डिटेक्टिव था। उसने कई क्रिमिनल्स को पकड़कर मर्सी कोर्ट लाया था, बट इसे यह पता नहीं था कि कभी वह भी मर्सी कोर्ट की जाल में फंसने वाला है। तो यहां पर क्रिस रमन के ऊपर उसकी ही वाइफ के मर्डर का इल्जाम लगाया गया था। वहीं जब क्रिस की आंख खुलती है तो वह खुद को AI चेयर पर पाता है। वह बहुत हैरान था क्योंकि वह सोच रहा था कि उसने तो कोई गुनाह नहीं किया, फिर वह मर्सी कोर्ट में कैसे आ गया? क्रिस जिद करता है कि उसे छोड़ दिया जाए। तभी हम मैडोक नाम की एक जज को देखते हैं जो क्रिस से सवाल पूछ रही थी। अब मैडोक उसे बताती है कि उसके ऊपर उसकी वाइफ के मर्डर का केस हुआ है, इसीलिए उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। हालांकि क्रिस को पता नहीं था कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, इसलिए मैडोक उसे E की हेल्प से उसकी वाइफ का वीडियो दिखाती है, जिसमें हम देख पाते हैं कि उसके घर में ही उसकी वाइफ को मार दिया गया होता है। दरअसल उसकी वाइफ ने मरते वक्त अपने हस्बैंड क्रिस का नाम लिया था, जिस वजह से क्रिस फंस चुका था। ये देखकर क्रिस शॉक था और काफी ज्यादा सैड भी। क्रिस को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे विश्वास दिलाने के लिए जज मैडोक उससे कहती है कि वह AI की हेल्प से उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर सकता है। अब जज के कहने पर क्रिस AI से सवाल पूछता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और यह खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। अब क्रिस को यकीन हो चुका था कि उसकी वाइफ मर चुकी है। उसके बाद मैडोक उसे सवाल पूछती है कि क्या वह गुनहगार है। अब क्रिस जवाब देता है कि नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। तभी AI कोर्ट से जवाब मिलता है कि उसके दोषी होने की संभावना 97.7% है, यानी अभी तक जितने भी सबूत मिले थे उस हिसाब से क्रिस 97.7% गुनहगार था। बताया जाता है कि मर्सी कोर्ट में उन्हीं क्रिमिनल्स को लाया जाता है जिनकी संभावना 80% से ज्यादा होती है, बट क्रिस की संभावना बहुत ज्यादा थी। मैडोक उसे बताती है कि अब उसका टाइम स्टार्ट हो चुका है। इसके पास सिर्फ 90 मिनट है। अगर 90 मिनट में उसने अपनी बेगुनाही साबित नहीं करी तो यह चेयर अपने आप उसकी जान ले लेगी। जज उसे बताती है कि उसके पास AI का ऑप्शन है, वह उसकी वजह से अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है। एंड अब टाइमर स्टार्ट हो चुका था, बट क्रिस बार बार कह रहा था कि वह इस कानून का हिस्सा है। उसने कई क्रिमिनल्स को यहां लाया है, इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। वहीं जज का कहना था कि चाहे जो भी हो, मर्सी कोर्ट सबके लिए समान है। यहां इस चीज से बिल्कुल मतलब नहीं है कि वह पहले क्या था। मैडोक के पहले सवाल से पता चलता है कि मर्डर वाली सुबह क्रिस अपने काम के लिए घर से तो निकला था, बट वह ऑफिस पहुंचते ही तुरंत अपनी कार घर की तरफ मोड़ लेता है, यानी कि वह कार से नीचे भी नहीं उतरा था। वह फिर से अपने घर आता है। वह देखता है कि उसकी वाइफ दरवाजा नहीं खोल रही थी। शायद वह किसी वजह से परेशान थी।
वहीं क्रिस का कहना था कि अगर वह दरवाजा नहीं खोलेगी तो वह दूसरी चाबी से खोल देगा। इस पर उसकी वाइफ कहती है कि अगर वह जबरदस्ती करेगा तो वह पुलिस से कंप्लेंट करेगी और यह मामला कोर्ट तक ले जाएगी। हालांकि क्रिस नहीं मानता। वह जबरदस्ती घर में एंटर करता है और करीब 20 मिनट बाद घर से बाहर आता है। इसके जस्ट बाद जब उसकी बेटी घर में जाती है तो वह देखती है कि उसकी मां मरी पड़ी थी। इसका मतलब है कि क्रिस अपनी बेटी से पहले गया था और उसने उसे चाकू से मार दिया। अब यह देखकर क्रिस को विश्वास नहीं हो रहा था। तभी जज वीडियो दोबारा उसे दिखाती है कि वह घर से निकलने के बाद एक बार में गया था। वहां बहुत ज्यादा शराब पी और लोगों से मारपीट भी की। यहां तक कि जब उसे ऑफिसर पकड़ने गए तो वह उनसे भी मारपीट कर लिया। तो कुछ इस तरह वह अपनी ही वाइफ के मर्डर के केस में फंस चुका था। क्रिस को अभी विश्वास नहीं था। वह बार बार कह रहा था कि उसे कुछ याद नहीं। तभी जज उसे बताती है कि हो सकता है कि मारपीट के दौरान उसके सर पर चोट लगी हो, जिसे वह सब कुछ भूल चुका हो। तो जैसा कि क्रिस जब दोबारा अपने घर गया था तो वह कमरे के अंदर लगभग 20 मिनट तक रुका था। अब मर्डर भी इसी टाइम हुआ था। वेलमैड उससे पूछती है कि आखिर वह दोबारा घर क्यों गया था, इसकी क्या वजह थी। क्रिस उसे बताता है कि उसे कुछ याद नहीं, फिलहाल उसे उसकी बेटी से बात करनी है। तो यहां पर क्रिस अपनी बेटी से बात करने की रिक्वेस्ट करता है। मैडॉक उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है, उसकी बेटी ब्रिट के पास भेज देती है। वहीं क्रिस मैड को बताता है कि वह अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसे कभी भी मार नहीं सकता। अब मैडॉक उसे सोशल मीडिया के थ्रू उसकी लाइफ के बारे में बताती है। दरअसल दोस्तों, मैं समझा दूं कि यहां पर जो मर्सी कोर्ट था ना, उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन थी सब सोशल मीडिया के थ्रू इकट्ठा की गई थी। जैसा कि हर एक इंसान अपने पर्सनल फोन से कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करता है ना, और फिर सोशल मीडिया पर किसी भी चीज को पोस्ट करना। हालांकि हम भले ही उसे डिलीट कर पाते हैं, बट ये सब डेटा स्टोर रहता है। तो इसी का फायदा उठाते हुए यहां पर मैडॉक एआई की हेल्प से क्रिस के निजी जीवन के बारे में बताती है। जैसे वह जब से निकोल से शादी किया था ना, वह बहुत ज्यादा खुश थे। इसके बाद उनकी बेटी हुई, फिर भी वह खुश थे। बताया जाता है कि शादी के 20 साल बाद एक घटना घटती है जिससे निकोल और क्रिस की जिंदगी उलट पुलट जाती है। दरअसल एक हादसे में क्रिस के खास दोस्त की मौत हो जाती है, जिस वजह से क्रिस काफी ज्यादा अपसेट रहता था और उसने ड्रिंक करना भी स्टार्ट कर दिया था। इसीलिए वह इस टाइम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था। वहीं बीच बीच में उसकी वाइफ से झगड़ा होता रहता था और यह चीज इतना बढ़ गया कि बात डिवोर्स तक आ चुकी थी। यानी क्रिस बात बात पर अपनी वाइफ पर गुस्सा हो जाता। इसी साथ में ही जज मैडॉक उसकी बेटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देती है। अभी इंफॉर्मेशन थोड़ी पर्सनल थी। जैसा कि हम जान पाते हैं कि क्रिस की बेटी ब्रिट का एक बॉयफ्रेंड भी था। वह उसे हर रोज मिलने जाती थी और तो और वह ड्रिंक करती थी, यानी नशा करती थी, या यूं कहें कि एक प्रकार से नशेबाज थी। क्रिस को एआई के थ्रू यह भी पता चलता है कि उसकी बेटी ने उसे बहुत कुछ छुपाया था और तो और वह एक वीडियो में अपने पेरेंट्स के डिवोर्स की भी बात कर रही थी। अगर उनका डिवोर्स हो जाता तो ठीक होता। क्रिस ये सब देख ही रहा था कि तभी उसकी बेटी का कॉल आता है। अब हम उसकी बेटी ब्रिट को देखते हैं, जो क्रिस से अपनी मां के बारे में बताकर रो रही होती है। वह उसे पूछती है कि आखिर घर में क्या हुआ था, उसे किस लिए गिरफ्तार किया गया। अब क्रिस उसे अच्छी तरह से समझाता है। इसका कहना था कि वह किसी के भी बात पर ध्यान न दे, उसे इस वक्त हिम्मत से काम लेना है। हालांकि क्रिस का जो ससुर था ना, वह बार बार उसकी बेटी को भड़का रहा था, यानी क्रिस को गुनहगार मानता था। इसीलिए क्रिस ब्रिट को समझाता है कि वह अपने नाना की बात को न माने। इसके बाद मैडॉक उसे बताती है कि लगभग 20 मिनट बीत चुके हैं, इसीलिए वह जल्दी जल्दी अपनी बेगुनाही साबित करे, नहीं तो वह मारा जाएगा। क्रिस इस पर इल्जाम लगा रहा था कि इसका कहना था कि यह एईवाई बकवास है। तुम लोग पहले से ही सबको गुनहगार मान लेते हो और फिर लास्ट में उसे मार देते हो। इसका मतलब कि वह मर्सी कोर्ट के डिसीजन को फेक बता रहा था। वेल, जो भी हो, अब आगे देखते हैं कि क्रिस यहां पर अपनी दोस्त से बात करना चाहता था, मतलब कि उसकी साथी ऑफिसर जिसका नाम था जैक। अब क्रिस के कहने पर जैक को कॉल लगाया जाता है।
इनफैक्ट वह क्राइम सीन पर ही थी। क्रिस क्राइम सीन को अच्छे से देखना चाहता था, जिससे समझ आता है कि निकोल ने किलर से खूब लड़ने की कोशिश करी थी, बट लास्ट में किलर ने किचन का चाकू उठाकर उसे जान से मार दिया। अब यह देखने पर वह समझ पाता है कि आखिर किस वजह से सारा इल्जाम उस पर लगाया गया था। दरअसल वहां जो चाकू था ना, उस पर क्रिस के फिंगरप्रिंट के निशान थे। क्रिस उन्हें बताता है कि वह अक्सर सब्जी काटने के लिए उस चाकू को इस्तेमाल करता रहता था, इसीलिए उस चाकू पर उसके ही फिंगरप्रिंट हैं। जैसा कि क्रिस हर समय किचन को यूज करता था, जिससे वहां उसके बाल और कई सारी चीजें मिलती हैं, जिस वजह से उसे सस्पेक्ट चुना गया था। इसके बाद क्रिस निकोल का फोन चेक करना चाहता था। वह उन्हें बताता है कि जब उसका झगड़ा हुआ था तो उसने उस समय किसी को चैट किया था। क्रिस के कहने के हिसाब से मैडोक उसे चेक करती है, बट उसे कुछ नहीं मिलता। वह बताती है कि उस दिन वह जो फोन यूज कर रही थी ना, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तभी क्रिस को याद आता है कि उसकी वाइफ 2 फोन यूज करती थी। अब क्रिस के कहने पर उसका दूसरा फोन ढूंढा जाता है, वह बट कहीं भी नहीं मिल रहा था। तभी क्रिस को याद आता है कि उसकी वाइफ ने एक समय उसे इसी फोन से कॉल किया था। अब क्रिस उस नंबर को ट्राई करने लगता है। वहीं जब वह नंबर लगाया जाता है तो उसकी रिंग उसकी कार में ही बज रही थी, यानी निकोल का दूसरा फोन कार में ही था। अब निकोल के दूसरे फोन को चेक किया जाता है, जिससे पता चलता है कि यह फोन इल्लीगल था, यानी इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। और तो और इसका जो नंबर था ना, वह भी रजिस्टर नहीं था। तभी उन्हें फोन में एक डायल नंबर मिलता है, जिसे लोकेट करने से पता चलता है कि इस नंबर की लोकेशन हॉलीवुड रेड जोन में है। अब यह जानते ही मैडोक जैक से कहती है कि वह तुरंत इस लोकेशन पर जाए। अब यहीं पर एक चीज क्लियर कर देता हूं कि क्रिस के छानबीन करने के हिसाब से बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, जैसे कि उसकी वाइफ इल्लीगल फोन यूज करती थी और इस समय किसके साथ चैट कर रही थी। मतलब कि इसमें कुछ मिस्ट्री छिपी हुई थी, जिस वजह से केस क्रिटिकल हो चुका था, या यूं कहें कि शक का दायरा क्रिस से हटकर दूसरी तरफ जा रहा था। इस वजह से मैडोक उसे बताती है कि अब इसका गुनहगार होने की संभावना घटकर 96.7% हो चुकी है, यानी 1% घट चुकी थी। इधर जैक हॉलीवुड रेड जोन में पहुंच चुकी थी। दरअसल वहां पर पहले से ही दंगे फसाद हो रहे थे, इसलिए जैक उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। तभी मैडोक उसे एग्जैक्ट लोकेशन बताती है, जो एक होटल की थी। जैक उस होटल के पास पहुंचती है। हम देखते हैं कि वह बंदा उसे देखते ही भागने लगता है। जैक पुलिस टीम के साथ उसका पीछा कर रही थी, पर बड़ी मशक्कत के बाद वह पकड़ा जाता है। अब दोस्तों यहां पता चलता है कि इस बंदे का नाम था पैट्रिक बर्क। वह इस होटल में एक सेफ था। पैट्रिक से पता चलता है कि क्रिस की वाइफ का इसके साथ अफेयर्स था। वह एक होटल में मिले थे, फिर उनमें दोस्ती बढ़ी और धीरे धीरे प्यार हो गया। तो ये दोनों चोरी छुपे बात करने के लिए इल्लीगल फोन यूज करते थे। क्रिस ये जानकर शॉक था कि उसकी वाइफ उसे धोखा दे रही थी। वहीं पैट्रिक उसकी वजह उसे ही बताता है। वह कहता है कि तुम अपनी वाइफ को ठीक से टाइम नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए उसने ऐसा किया। तो यहां पर क्रिस अपनी बेगुनाही साबित करने में फेल हो चुका था। इस वजह से इसका शक का दायरा बढ़कर 98% हो चुका। यह देखकर क्रिस के होश उड़ जाते। वह अंदर ही अंदर टूट चुका था कि वह क्या करे। अब क्रिस उस दिन हुए झगड़े की वजह बताता है। इसका कहना था कि करीब 1 साल पहले इसका एक दोस्त था, जिसका नाम था डिटेक्टिव रे। वह साथ में बहुत खुश थे। तभी एक दिन उन्हें कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ने की इंफॉर्मेशन मिलती है। रे और क्रिस दोनों साथ में उस लोकेशन पर पहुंचते हैं। वह देखते हैं कि उनके सामने एक गाड़ी थी जिसमें क्रिमिनल्स मौजूद था। क्रिस गाड़ी से उतरकर क्रिमिनल्स के पास पहुंचने ही वाला था कि इतने में उसकी वाइफ निकोल का फोन आ जाता है, जिस वजह से वह कार में अकेला रुक जाता है और उसका दोस्त अकेले ही क्रिमिनल के पास पहुंचता है, जिससे उसे गोली लग जाती है। अब क्रिस किसी तरह उस बंदे को तो पकड़ लेता है, बट अपने दोस्त रे की जान नहीं बचा पाया। वहीं दिक्कत तो तब हुई जब उसके दोस्त के कातिल को कोर्ट ने छोड़ दिया, जिससे क्रिस को काफी ज्यादा पछतावा था। इसका सोचना था कि उस कातिल को पकड़ते ही गोली मार देना चाहिए था, बट
उसने ऐसा नहीं किया। तो इसी वजह से क्रिस ड्रिंक करने लगा था, जिससे उसके पास शराब की स्टॉक रहती थी। और रही बात मर्डर वाले दिन की, तो इस दिन क्रिस ने अपनी कार में शराब की बोतल रखी थी। बट जब वो ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि उसकी शराब की बोतल गायब थी, जिससे उसे समझ आया कि यह काम उसकी वाइफ का ही हो सकता है। इसलिए क्रिस दोबारा घर आता है और जब घर के अंदर जाता है तो दोनों में झगड़ा हो जाता है। क्रिस बार बार उसे ड्रिंक की बोतल मांग रहा था, बट निकोल देने से इनकार कर रही थी। तब इतने में क्रिस ने उसके सामने ही उसकी फेवरेट ग्लास तोड़ दिया, जिससे कुछ कांच का टुकड़ा उसे चुभ गया और इसी वजह से उसका ब्लड उसकी वाइफ के कपड़ों पर लगा था, जिस वजह से वह केस में फंस चुका था। और यही नहीं, उसकी वाइफ ने उस दिन गुस्से में आकर अपने अफेयर्स के बारे में भी बता दिया था। इमो जिस वजह से क्रिस और भी ज्यादा गुस्से में था, इसीलिए वह वहां से निकलते ही बार में जाकर ड्रिंक कर रहा था। तो दोस्तों, यहां पर तो क्रिस ने सारी सच्चाई बता दी थी। अब क्रिस की बातों को सुनकर मैडोक को विश्वास हो चुका था, बट इसका कहना था कि वह यह सब बात न करे क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए वह किसी तरह अपनी बेगुनाही साबित करे। वहीं अगर क्रिस को अपनी जान बचानी है तो उसे उस किलर को पकड़ना होगा जिसने उसकी वाइफ को मारा था। इसके बाद क्रिस एक बार फिर से जज से बोलता है कि वह निकोल के कॉन्टैक्ट लिस्ट को दिखाए। तभी वह देखता है कि निकोल बहुत सारे लोगों से बात करती थी। अब क्रिस कुछ लोगों को अलग कर देता है। इसके बाद बचते हैं टोटल 25 लोग। क्रिस ऑफिस के लोग और उसके दोस्तों को अलग अलग कर देता है। वह सबको ध्यान से देख रहा था कि किलर कौन हो सकता है। तभी उसे याद आता है कि निकोल के बॉयफ्रेंड ने उसे कुछ बोला था। अब क्रिस बर्ग को कांटेक्ट करने को बोलता है। हम देखते हैं कि क्रिस के कहने पर बर्ग को कॉल लगाया जाता है। क्रिस उससे पूछ रहा था कि उसकी वाइफ किस चीज को लेकर परेशान रहती थी। तो यहां पर बर्ग से पता चलता है कि निकोल जिस केमिकल फैक्ट्री में काम करती थी, वहां कुछ लोग चोरी कर रहे थे, जिससे कंपनी को नुकसान हो रहा था। और इसी वजह से निकोल का एक शख्स से झगड़ा हो चुका था, जिससे वह काफी ज्यादा परेशान रहता था। यह जानने के बाद क्रिस इसके दोस्तों की लिस्ट को हटा देता है। अब सिर्फ इसके ऑफिस की लिस्ट बची थी। क्रिस इन लोगों में ढूंढने लगता है कि आखिर निकोल का किससे झगड़ा हो सकता है। तभी मामले की जांच के लिए वह फिर से डिटेक्टिव जैक से कांटेक्ट करता है। उसे एक लोकेशन पर जाने को बोलता है। तभी क्रिस जज से बोलता है कि जिस दिन मर्डर हुआ था, क्या उस दिन कोई भी ऑफिस के दोस्त की गाड़ी वहां से गुजरी थी। मतलब कि वह यह जानने की कोशिश कर रहा था कि अगर निकोल को इसके ऑफिस का ही शख्स ने मारा था तो वह उस दिन इसके घर तो जरूर आया होगा। बट जज मैडोक उसे चेक करके बताती है कि पिछले 2 दिनों से इसके घर पर आसपास कोई भी बंदा नहीं दिखा है। अब क्रिस को एक चीज याद आती है। दरअसल 2 दिन पहले क्रिस के घर पर एक पार्टी रखी गई थी, जिसे निकोल ने अपने ऑफिस के लोगों को भी इनवाइट किया था। अब क्रिस उस दिन का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है। वह पार्टी में आए सभी लोगों को बारी बारी से चेक कर रहा था, बट फिर भी उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। तभी उसे उसकी बेटी का एक वीडियो याद आता है जो उसने शुरू में देखा था। इसके बाद क्रिस एक बार फिर से वह अपनी बेटी ब्रिट से बात करता है। क्रिस का पूछना था कि ब्रिट ने उस रात कुछ आवाज सुनी थी क्या। अब उसकी बेटी उसे बताती है कि उसे बेसमेंट से एक आवाज आई थी, इसलिए वह वहां चेक करने गई, बट कोई नहीं था। हालांकि क्रिस उस रात वाली वीडियो ध्यान से देख रहा था। तभी वह नोटिस करता है कि बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ था और उसे अंधेरे में कोई शख्स दिखाई दे रहा था, या यूं कहें कि सिर्फ हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी क्योंकि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अब क्रिस को समझ आ चुका था कि पार्टी के दिन वह बंदा वापस घर नहीं गया था। वह इसके घर में ही 2 दिनों तक छुपा रहा। मतलब कि किलर पिछले 2 दिनों से इसके घर में ही था। अब यह जानते ही क्रिस जज से कहता है कि उसे उस बंदे को ढूंढना है जिसने फैक्ट्री में केमिकल चुराए थे। यानी जो केमिकल को चोरी करता था, शायद वही किलर हो सकता है, क्योंकि निकोल कंपनी का सारा डेटा मैनेज करती थी, जिससे उसे उस बंदे के बारे में पता चल चुका होगा। इसलिए उसने निकोल को मारने की कोशिश करी होगी। इसी शो से क्रिस कंपनी का डेटा चेक करता है। तभी उसे एक होल्ट नाम के शख्स के बारे में पता चलता है। दरअसल
होल्ट का निकोल के साथ किसी बात को लेकर बहस भी हुआ था। और तो और इसके अकाउंट से पता चलता है कि वह बहुत कर्जे में था। इसलिए क्रिस अंदाजा लगाता है कि शायद यही शख्स हो सकता है जो केमिकल की चोरी करता था। क्रिस के सोचने के हिसाब से वह उस पर इल्जाम लगा रहे थे, बट होल्ट को जब यह बात पता चलती है तो वह क्रिस को एक सच्चाई बताता है। इसका कहना था कि उनकी कंपनी में एक रॉब नाम का शख्स है, शायद वही केमिकल को लेकर झोल झाल कर रहा था। और जब वह इसके घर पार्टी में गया तो उसने होल्ट से बताया था कि वह यहीं पर रुकने वाला है, क्योंकि उसे निकोल से अकेले में बात करनी है। इस वजह से पार्टी के दिन होल्ट ही रॉब की गाड़ी लेकर वापस गया था। जबकि रॉब की बात करें तो वह इसके घर पर ही रुका था ताकि उसकी वाइफ निकोल से बात कर सके। वेल ये सुनते ही क्रिस को समझ आ चुका था कि रॉब भी जानबूझकर इसके घर में रुका था। अब क्रिस रॉब को पकड़ने को बोलता है। रॉब को ट्रैक करने से पता चलता है कि वह ट्रक लेकर कहीं गया है। अब उसे पकड़ने के लिए जैक को वहां भेजा जाता है। जैक जब इसके लोकेशन पर पहुंचती है तो पता चलता है कि वह ट्रैकर निकालकर कहीं भाग चुका था। फिलहाल उसे ढूंढा जा रहा था। तभी उन्हें इसके अड्डे पर कुछ केमिकल्स मिलते हैं और कई सारी चीजें, जिससे पता चलता है कि वह केमिकल्स की मदद से ड्रग्स बनाता था। और तो और उसने हाल ही में एक बम बनाया था जो बेहद खतरनाक था। क्रिस बताता है कि रॉब कुछ तो खतरनाक करने वाला है, इसीलिए जल्द से जल्द इसे पकड़ना होगा। वेल, अब रॉब को ट्रैक किया जाता है, जिससे मालूम पड़ता है कि वह ट्रक से कहीं जा रहा था। अब इसका पीछा किया जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ इसके अड्डे से एक तस्वीर मिलती है जो रॉब के बचपन की थी। पता चलता है कि इसके साथ एक और भी लड़का था। अब क्रिस इस लड़के के बारे में पता करने को बोलता है। इसके बाद जो पता चलता है ना, क्रिस इस वजह से हैरान था। दरअसल रॉब का एक भाई था जिसका नाम था डेविड वेब। वह एक क्रिमिनल्स था, जिस वजह से क्रिस ने ही इसे पकड़ा था और वही पहला शख्स था जिसको मर्सी कोर्ट के दोबारा सजा मिली थी। मतलब कि मर्सी कोर्ट ने उसे मौत की सजा दी थी। अब भाई के मरने की वजह से रॉब इसका बदला लेना चाहता था, इसलिए वह प्लान के तहत सबसे पहले मर्सी कोर्ट पर ही अटैक करने वाला था। तभी क्रिस अपने घर का वीडियो चेक करने को बोलता है। वहां देखता है कि रॉब ने उसकी बेटी ब्रिट को ही उठा लिया था। तो यहां पर क्रिस को रॉब का सारा प्लान समझ आ चुका था। वह जैक को बोलता है कि किसी भी हाल में इसे पकड़ना होगा। तभी अचानक रॉब के अड्डे पर ब्लास्ट होता है, जिससे बहुत सारे अफसर भी मारे जाते हैं और जैक भी घायल थी। जैक का कहना था कि वह इसे नहीं छोड़ेगी, जैसा कि असली किलर मिल चुका था। इस वजह से जज मैडोक शक का दायरा घटाकर 0% पर कर देती है। मतलब कि क्रिस निर्दोष साबित हो चुका था और वह कुर्सी से उठ सकता था। बट दिक्कत यह थी कि अगर क्रिस कुर्सी से उठा तो सारा सिस्टम ऑफ हो जाएगा, जिस वजह से यह पता नहीं चल पाएगा कि रॉब के साथ क्या हो रहा है। यानी इधर क्या होने वाला था यह उनको नहीं पता चलता। और तो और रॉब को पकड़ने में क्रिस ऑफिसर्स की मदद भी कर रहा था, इसीलिए वह फैसला लेता है कि वह इसी कुर्सी पर बैठा रहेगा। बट जज मैडोक उसे बताती है कि अगर वह 9 मिनट के अंदर कुर्सी से नहीं उठा तो वह ब्लास्ट हो जाएगी, जिससे वह मर सकता है। हालांकि यह जानते हुए भी क्रिस नहीं मानता। वही रॉब को देखते हैं जो ट्रक को काफी ज्यादा स्पीड में चला रहा था, जिससे शहर में तबाही मचा देता है। ऑफिसर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, बट रॉब नहीं रोक रहा था। वेल, यहां पर ऑफिसर एक फैसला लेते हैं। उनका कहना था कि अगर रॉब को नहीं रोका गया तो वह मर्सी कोर्ट वाली बिल्डिंग को ब्लास्ट कर देगा, जिससे बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। इस वजह से वह रास्ते में ही ट्रक को ब्लास्ट करने की सोचते हैं। बट दिक्कत यह थी कि उस ट्रक में क्रिस की बेटी ब्रिट भी थी। इस वजह से क्रिस उन्हें मना कर रहा था कि वह इसे ब्लास्ट न करें, बट वह नहीं मानती। हम देखते हैं कि ऑफिसर एक ड्रोन में बम लगाकर ट्रक को ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं, बट जज मैडोक इस बम को डिफ्यूज कर देती है। मतलब कि उसे भी यह फैसला ठीक नहीं लग रहा था। इसके बाद रॉब तेजी से ट्रक बिल्डिंग में घुसा देता है, जिससे मर्सी कोर्ट को काफी ज्यादा नुकसान होता है, जिस वजह से सिस्टम काम करना बंद कर रहा था। वहीं क्रिस के पास 1 मिनट से भी कम समय बचा था। वह जज बार बार बोल रहा था कि उसे चेयर से बाहर निकाले, बट सिस्टम खराब हो रहा था।
जिस वजह से जज ऐसा नहीं कर पा रही थी। बट लास्ट सेकंड में किसी तरह सिस्टम ऑफ होता है और क्रिस बाहर निकल जाता है। अब क्रिस किसी तरह रॉब के पास पहुंचता है, बट रॉब बहुत गुस्से में था। वह उसकी बेटी पर गन पॉइंट करके क्रिस को सरेंडर करने को बोलता है और रॉब डेटोनेटर से बम को ब्लास्ट करने की बात कर रहा था। बट यहां पर क्रिस एक दिमाग लगाता है। वह जज मैडोक को बोलता है कि वह किसी तरह यहीं पर इसके भाई डेविड वेब की सुनवाई चालू करे। अब क्रिस के कहने पर जज रॉब के भाई की सुनवाई इसके सामने ही शुरू कर देती है। जज का कहना था कि वह अपने भाई को निर्दोष साबित कर सकता है। दरअसल दोस्तों, रॉब का जो भाई था ना, डेविड ली, उसे किसी के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट किया गया था, जबकि उसके भाई ने वह मर्डर किया भी नहीं था और यह सच्चाई रॉब को पता थी। वहीं जब डेविड की मर्सी कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो उस वक्त जैक को एक फोन मिला था जिससे यह साबित हो सकता था कि डेविड निर्दोष है। बट यहां पर जैक एक गलती करती है। वह उस फोन को फेंक देती है क्योंकि वह चाहती थी कि मर्सी कोर्ट दोबारा पहली बार उनके दोबारा पकड़े गए क्रिमिनल्स को सजा मिले जिससे उनका नाम होगा। इसलिए जैक ने उस दिन वह फोन फेंक दिया जिससे डेविड निर्दोष साबित नहीं हो पाया और कोर्ट ने उसे मौत की सजा दे दी थी। इसी वजह से इसका भाई रॉब गुस्से में था। वह इस कोर्ट को ही उड़ाना चाहता था। तो यहां पर किसी तरह क्रिस इसे डेटोनेटर छीन लेता है और पकड़ लेता है। तो दोस्तों, इससे यही समझ आता है कि चाहे इंसान हो या एआई, सबसे गलती हो सकती है। इसी चीज को दिखाते हुए मूवी यहां पर खत्म हो जाती है।